क्लास 7 विज्ञान कक्षा 7 विज्ञान विषय में हम चैप्टर नंबर 5 पांचवा पाठ अमल क्षार और लवण पढ़ रहे थे। अमल क्षार एवं लवण पाठ हम पढ़ रहे थे। अम्ल और क्षार की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद एक क्रिया है जिसका नाम है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होती है? उदासीनीकरण देखिए, हमने पढ़ा है कि अमल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हमने गुण पढ़ा है। अमल स्वाद में कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये हमने गुण पढ़ा। यदि हम अम्ल और क्षार को आपस में मिला दें, अम्ल और अम्ल प्लस क्षारक यदि दोनों को आपस में मिला दें, यानी दोनों की आपस में क्रिया करवा दें, और वो भी किसकी उपस्थिति में? सूचक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? जल एवं लवण बनता है। जल एवं लवण बनता है। यानी अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाने पर, यानी दोनों की आपस में क्रिया करवाने पर, यदि ये क्रिया क्षारक की उपस्थिति में करवाई जाती है, सूचक की उपस्थिति में करवाई जाती है। सूचक क्या होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ भी लिया था। क्लियरली सूचक के उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार। तो सूचक की उपस्थिति में अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो जल और लवण बनता है। देखो, आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप 5.5 क्रियाकलाप 5.5 में क्या है? क्रियाकलाप 5.5 में है कि किसी एक प्रखनली के अंदर हम एक अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल हम लेते हैं, और HCl अम्ल लेकर के उसमें थोड़ा फिनोल्फ्थेलिक सूचक डाल देते हैं। सूचक डाल करके उसको हिलाते हैं, रंग परिवर्तन को देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उस प्रखनली के अंदर हम क्षारक डालते हैं। क्या डालते हैं? हमने सूचक डाल दिया, फिर क्षारक मिलाते हैं। धीरे धीरे उसमें क्षारक मिलाते हैं, यानी पहले एक प्रखनली के अंदर हमने क्या डाला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाला। इसके बाद एक या दो बूंद हमने किसकी डाली? सूचक की। किसकी डाली? सूचक की। और वो भी कौन सा सूचक? फिनोल्फ्थेलिक। जो एक कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक की इसमें एक दो बूंद डाली। इसके बाद दूसरी प्रखनली से, इसके बाद इसको विलोडक से हिलाया। उसके बाद दूसरी प्रखनली से हमने इसके अंदर क्या डालेंगे? दूसरी प्रखनली से हम इसके अंदर क्षारक मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? क्षारक मिलाएंगे। धीरे धीरे इसके अंदर एक एक बूंद करके मिलाएंगे, हिलाते जाएंगे, और देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो अम्ल का जो रंग था और क्षारक का जो रंग था, दोनों ही अपने रंग क्या कर दिया है? खो दिए। दोनों ने ही, यानी इसका नीला रंग और इसका लाल रंग, दोनों ने अपने रंग को खो करके एक नए रंग
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिल गया है और फिनोल्फ्थेलिन यहाँ पर सूचक है। फिनोल्फ्थेलिन यहाँ पर सूचक है। NaOH और HCl आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके NaCl प्लस H2O का निर्माण कर देते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये NaOH क्षारक सूचक फिनोल्फ्थेलिन की उपस्थिति में दोनों को जब प्रक्रिया में एक जगह किया गया तो दोनों ने अपने गुण खोकर के ये NaCl साधारण नमक, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक, और ये है आपका जल, साधारण नमक और जल। और ये जो दोनों का साधारण नमक और जल का जो मिश्रण प्राप्त होगा और उस मिश्रण का रंग होगा कैसा, गुलाबी रंग का गुलाबी रंग का हमें विलयन प्राप्त होगा। गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त, गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि जब अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया हुई तो उन दोनों ने अपने गुण खोकर के और जल और लवण का निर्माण करते हैं। ये है क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी परिभाषित रूप से यदि हम इसको लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब अम्ल व क्षारक की क्रिया सूचक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो दोनों अपने गुणों को उदासीन करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण, तो उदाहरण लीजिए, उदाहरण लीजिए हम उदाहरण उदाहरण में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और यहाँ पर सूचक फिनोल्फ्थेलिन और निर्माण NaCl का निर्माण और H2O का निर्माण। यह हो गया था उदाहरण। यानी गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है तो साधारण नमक और जल का मिश्रण होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। शॉर्ट रूप में यदि हम लिखें तो अम्ल प्लस क्षारक क्रिया लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में इस उदासीनीकरण क्रिया के कई उपयोग हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण क्रिया के कई उपयोग हैं।
कौन कौन से उपयोग है मैं आपको बताऊं। जब अपच हो जाती है तो उस दौरान उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा ही उसको है वो ठीक किया जाता है। अपच के अंदर अम्ल की मात्रा आमाशय के अंदर बढ़ जाती है जिससे हमें अपच होती है, और उस अम्ल की मात्रा को संतुलित करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। एंटी एसिड के रूप में दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका विलयन हम यदि लेते हैं शरीर के अंदर, जिससे वो शरीर के अंदर जाकर के बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे हमारे वो अपच की समस्या समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हमारे शरीर पर चींटी डंक मार देती है तो चींटी के डंक मारने से हमारे शरीर में जलन महसूस होती है, और उस जलन का कारण है कि चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल विद्यमान है, और वो फॉर्मिक अम्ल जिसकी मात्रा हमारी त्वचा के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ गई है, जिसको संतुलित करने के लिए चींटी के लगाए हुए डंक के ऊपर यदि हम केलामाइन का विलयन लगा देते हैं तो केलामाइन एक एंटी एसिड है, यानी क्षारक है, और ये केलामाइन बढ़ी हुई है वो अम्ल की मात्रा को संतुलित कर देता है, जिससे जलन हमें कम महसूस होती है। इसी प्रकार से मृदा के उपचार में यदि मृदा के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा अनउपजाऊ बन जाती है, और उस अनउपजाऊ मृदा के इलाज के लिए हम एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। एंटी एसिड के रूप में हम काम में ले सकते हैं बिना भुजा हुआ चूना या फिर कंपोस्ट खाद। बिना भुजा हुआ चूना या कंपोस्ट खाद जिनके अंदर क्षारक उपस्थित होता है, और ये क्षारक जब हम उस मृदा के अंदर डालते हैं तो मृदा में बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को वो उदासीन कर देते हैं, और जिससे वो इस उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा मृदा पुनः उपजाऊ बन जाती है। तो मृदा का उपचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से कारखानों की अपशिष्ट, कारखानों की जो अपशिष्ट होते हैं उनके अंदर एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो वो बदबूदार गंध देने वाले बन जाते हैं, जिनके उपचार के लिए उन कारखानों के अपशिष्ट को हम नदियों के अंदर, नहरों के अंदर डालते हैं, और नदी और नहरों के अंदर जब हम उसको डाल देते हैं तो उस बहते हुए जल के अंदर उपस्थित जो कीट और जो जलीय जीव हैं वो उस बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को संतुलित कर देते हैं। इस प्रकार से अपशिष्टों का उपचार किया जा सकता है। तो ये है वो जो मैंने बताए हैं 4 है वो उदासीनीकरण की क्रिया के हमारे दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग बताए हैं। उदासीनीकरण की क्रिया की परिभाषा आपने पढ़ ली, उदाहरण आपने लिख लिया होगा। अब उदासीनीकरण क्रिया के उपयोग। उपयोग 4 उपयोग मैं मोस्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनका वर्णन मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो वर्णन है आपका वो किताब से पढ़ करके और मेरे वीडियो को सुन करके क्लियरली कर सकते हैं। पहला उपयोग है वो क्या है? पहला उपयोग है अपना अपाचन के उपचार में। दूसरा उपयोग जो है वो चींटी के डंक के इलाज में। चींटी के डंक के उपचार में।
अम्लीय मृदा के उपचार में, या देख सकते हैं हम मृदा उपचार में, मृदा उपचार। और चौथा जो उपयोग है वो है अपना कारखानों के अपशिष्टों के उपचार। ये 4 उपयोग हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, जिनका डिस्क्राइब वर्णन आपकी किताब के अंदर है। तो उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण के उदाहरण और उदासीनीकरण की क्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इनको लिख करके और पढ़ करके वीडियो को सुन करके याद करने का प्रयास करें। लगभग अपना है वो चैप्टर कंप्लीट, जो 5वां पार्ट चल रहा था अपना क्षारक एवं लवण वाला, जिसमें लगभग चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। अम्ल और क्षार के हमने पहले गुण पढ़े थे, उनकी परिभाषा पढ़ी थी, उनके उदाहरण जो है वो क्रियाकलापों के माध्यम से हमने पढ़े थे। इसके बाद आज एक क्रियाकलाप के माध्यम से हमने उदासीनीकरण की क्रिया पढ़ी और उदासीनीकरण की क्रिया के हमारे दैनिक जीवन में हमने उपयोग पढ़े। इसके साथ है वो धन्यवाद।